स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। हम आज चौथे भाग में पहुंचे हैं कहानी के। तो हमेशा की तरह बाकी की बातें कहानी के अंत में शुरू करते हैं। दौलत खतरे में, भाग 4। त्रिपाठी के घर पहुंचने की देर थी कि उसकी हत्याई बीवी उसके गले पड़ गई। ओ त्रिपाठी जी, आप आ गए। मैं तो सुबह से ही बेचैनी से आपका इंतजार कर रही थी। दीपा ने जल्दी से उसकी बांह पकड़कर कहा, क्या हुआ? वो देवराज चौन मिला? उससे बात? बैठने तो दे, सांस तो लेने दे। त्रिपाठी अपनी कमीज के बटन खोलता हुआ बोला, हाँ हाँ, मैं अभी पानी लाती हूँ। दीपा हवा की तरह किचन की तरफ लपकी। त्रिपाठी ने कमीज उतारकर एक तरफ रखी और कुर्सी पर बैठते हुए टांगे फैला ली। पंखे की हवा बदन पर बहते पसीने से टकराई तो उसे राहत सी महसूस हुई। लो जी, लो, ठंडा पानी त्रिपाठी जी। हवलदार त्रिपाठी ने पानी पिया। कुछ और लेंगे? ताजमहल की चाय बना दूं? आज ही नया डिब्बा लाई हूं। हाँ, बढ़िया बनाना। बच्ची कहाँ है? पड़ोसन ले गई है। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। दीपा पुनः पंख लगाकर किचन की तरफ उड़ गई। त्रिपाठी के चेहरे और बातचीत के ढंग से दीपा ने इतना तो अंदाजा लगा लिया था कि 1 करोड़ वाला मामला जम गया है। दीपा ने ताजमहल ब्रांड की महकती खुशबूदार चाय त्रिपाठी को पेश की। त्रिपाठी ने चाय का घूंट भरा तो रही से ही थकान भी गायब होती नजर आई। दीपा उसके सामने कुर्सी पर बैठी और साड़ी का पल्लू हटा लिया। ब्लाउज से सफेद सफेद गहरी धारियां नजर आई तो वो एकदम चुस्त दुरुस्त नजर आने लगा। दीपा त्रिपाठी की कमजोरी को बखूबी जानती थी कि वो एक ऐसा जानवर है जो कितना भी मांस खा ले, लेकिन भूख तो उसके जिस्म में दौड़ते लहू के साथ हर समय दौड़ती रहती है। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी उन गहराइयों में झांकता बोल रहा था कि उसकी किस्मत तेज थी कि जो जालसाजी के केस में दीपा जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी युवती को बचाने का लालच देकर शादी के लिए फांस लिया और शादी कर ली। नहीं तो उसकी किस्मत में पेट तक लंबे घूंघट वाली ही आनी थी। इसी कारण वह दीपा पर अपने दमदार होने का असर जमाए रखता था ताकि दीपा को वो काबिल पति लगे। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी प्यारी पत्नी। त्रिपाठी ताजमहल ब्रांड की महकती चाय को भूलकर दीपा के ब्लाउज में से नजर आ रही धारियों में गुम होता हुआ बोला, हटो जी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं किसी बाहर वाले से बात करते हो। दीपा ने प्यार का मीठा बाण चलाया। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, तारीफ करने की क्या जरूरत है? तुम हो ही तारीफ के। आपकी चाय ठंडी हो रही है त्रिपाठी जी। रही बात तारीफ की, तो इसके लिए रात का वक्त होता है। दीपा ने जल्दी से कहा, वो 1 करोड़ वाले मामले का क्या हुआ? निपट गया। त्रिपाठी ने चाय का घूंट भरकर मुस्कुराकर कहा, क्या निपट गया? हवलदार त्रिपाठी ने दीपा को सिलसिलेवार पूरी बात बताई। सुनकर दीपा खिल उठी। वाह त्रिपाठी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने ज्यादा समझदार हैं। मैं तो शुरू से ही समझदार हूं, तभी तो तुम्हें अपनी बीवी बना लिया। त्रिपाठी ने उसके गले से नीचे देखा। आज तो मुझे आपकी समझदारी पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बात तो बताइए। क्या? त्रिपाठी जी, ये बात खतरनाक नहीं है कि पुलिस स्टेशन में घुसकर डकैती करनी, बगल के बैंक में जाने के लिए रास्ता बनाना? इसमें तो फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दीपक गंभीर हो उठी। त्रिपाठी ने बेचैनी से पहलू बदला। खतरा तो है, तो फिर? देवराज चौहान कहता है तुम अपना काम ठीक तरह से पूरा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो तो ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा फंसने वाले लक्षण नजर आ रहे हैं। तुम कहती तो ठीक हो। हवलदार त्रिपाठी ने चाय का प्याला एक तरफ रखा। लेकिन वो देवराज चौहान है, उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और उसकी फाइल भी मैंने ध्यान से पढ़ी है। देवराज चौहान इससे भी ज्यादा खतरनाक ढंग से डकैतियां कर चुका है। वो डकैतों का गुरु है, जो कर जाए वही कम है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन पुलिस वालों को भी इतना नकारा नहीं समझना चाहिए। आप खुद पुलिस वाले हैं। आप ही सोचिए कि भरा पूरा पुलिस स्टेशन है, 50-100 पुलिस वाले हर समय वहां रहते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन के जर्रे जर्रे पर घूमते रहते हैं। और फिर पुलिस स्टेशन के पीछे वाले अहाते में तो 5-6 रेस्ट रूम है,
वहां पर तो पुलिस वालों का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे में वो देवराज चौहान डकैती कर लेगा? त्रिपाठी सिर से पांव तक व्याकुल हो उठा। देवराज चौहान को भी इन बातों की समझ है। सारे हालात उसके सामने हैं। वो बच्चा नहीं है। वो कहता है कर लेगा तो कर ही लेगा। किस्मत ही खराब हो तो अलग बात है। वैसे फंसने वाली बात तो है ही। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। त्रिपाठी की सोचों का रुख पलटा। ये मामला यहीं खत्म हो सकता है। दीपा हड़बड़ाकर जल्दी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी? आप तो 1 करोड़ को लात मार रहे हैं। सोच लो, डकैती असफल रही तो मेरी नौकरी भी गई और बाकी मुसीबतें अलग। गोली मारो त्रिपाठी जी नौकरी को। अगर 1 करोड़ हाथ नहीं आया तो दुकान उकान डाल लेंगे। मैं बैठूंगी दुकान पर, देखूंगी कैसे नहीं चलती। आसपास की सारी दुकानें फेल कर दूंगी। दीपा ने त्रिपाठी को जोश दिलाने वाले अंदाज में कहा, आप करोड़ का चांस मत छोड़िए। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। व्याकुलता में डूबे त्रिपाठी ने सहमति में सिर हिलाया। तो अब आप क्या करेंगे? कल ठेकेदार के रूप में देवराज चौहान को इंस्पेक्टर साहब से मिलवाऊंगा। सब कुछ संभल कर कीजिएगा। हाँ, और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए ताकि किसी को आप पर कैसा भी शक ना हो। दीपा ने त्रिपाठी की पीठ ठोकने वाले अंदाज में कहा। फिर बोली, तो देवराज चौहान दिखावे के लिए जो मजदूर लाएगा वो उसके अपने आदमी होंगे? आपने अभी यही बताया था ना त्रिपाठी जी? हाँ। अगर और अगर वो डकैती करके चुपचाप बैंक से माल लेकर गायब हो गया तो? नहीं, सुना है देवराज चौहान धोखेबाजी नहीं। आप तो बहुत भोले हैं त्रिपाठी जी। दीपा ने जल्दी से बात काट कर कहा, जमाना बहुत खराब है। आजकल तो अपनी बीवी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और आप उस पर। मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास। मेरी बात का मतलब समझिए। सब कुछ देवराज चौहान के भरोसे छोड़कर बैठना ठीक नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? पुलिस स्टेशन में आप हर समय उसके पास रह नहीं सकेंगे, जबकि आपका कोई आदमी उसके पास रहना जरूरी है ताकि वो कोई हेरा फेरी करे तो फौरन पकड़ में आ जाए। दीपा हवलदार त्रिपाठी को समझाने वाले अंदाज में बोली, इसलिए आप मुझे मजदूरनी बनाकर उसके आदमियों में शामिल करा दीजिए और उसे कह दीजिए कि जो करोड़ रुपए उसने आपको देना है वो मुझे दे दे। पुलिस की वर्दी में आपके लिए 1 करोड़ संभालना कठिन हो जाएगा। वर्दी पहने करोड़ थामे कहाँ भागते फिरेंगे आप? और फिर 1 करोड़ रुपया उसी समय तो मिलने जाएगा। बैंक लूट लेने के 1-2 दिन बाद ही हिसाब होगा। तब तक तो किसी को उसके साथ रहना ही चाहिए। हवलदार त्रिपाठी को दीपा की बात जची। कहती तो ठीक हो, लेकिन तुम मजदूरनी कैसे बनोगी? पुलिस स्टेशन में मेरी बीवी के तौर पर तुम्हें कई जानते हैं। हवलदार त्रिपाठी ने दीपा के चेहरे पर निगाह मारी। त्रिपाठी जी, आप तो कमाल करते हैं। ये भी कोई समस्या है? शहर में राजस्थानी मजदूरनियां काम करती अक्सर दिखाई दे जाती हैं। मेरे साइज की मजदूरनी के पुराने कपड़े और उनके चांदी के मोटे मोटे गहने जो पाँव कलाइयों में पहनती हैं, साथ में मोटे मोटे कड़ों की तरह चूड़ियां जो होती हैं जो कोहनी के ऊपर तक जाती हैं, और जो भी कुछ वो पैसे देकर उनसे ले लीजिए। उसके बाद मैं ऐसी मजदूरनी बनूंगी कि आप भी पहचान नहीं पाएंगे त्रिपाठी जी। सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आपने अभी मुझे पहचाना ही कहाँ है? त्रिपाठी ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तब बच्ची को कौन संभालेगा? आप किसी बात की फिक्र ना करें। मेरे कई पहचान वाले हैं। आप नहीं जानते उन्हें। कुछ दिनों के लिए बच्ची को मैं उनके पास छोड़ दूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। दीपा विश्वास भरे अंदाज में मुस्कुराई। त्रिपाठी भी मुस्कुराया। तुम बहुत समझदार हो मेरी प्यारी बीवी। दीपा हंसी। सब आपकी सोबत का असर है त्रिपाठी जी, वरना पहले तो मैं बेवकूफ थी। दीपा की आंखों में कहर के भाव आ गए थे, जिन्हें त्रिपाठी के फरिश्ते भी पहचान नहीं सकते थे। अगला दृश्य। अगले दिन हवलदार त्रिपाठी बतौर ठेकेदार देवराज चौहान को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया पुलिस हेडक्वार्टर गया हुआ था। पता चला कि 12:01 से पहले उसके लौटने की आशा नहीं है। त्रिपाठी देवराज चौहान को लेकर पुलिस स्टेशन के पीछे वाले हाथे की तरफ बढ़ा, जैसे कि वो ठेकेदार को दिखाना चाहता हो कि कहां पर काम होना है। रास्ते में सब इंस्पेक्टर सूरज भान यादव टकराया। गुड मॉर्निंग सर। यादव ने हौले से सिर हिलाकर देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। सर, ये ठेकेदार साहब हैं, पीछे एक कमरे बनवाने हैं ना, उसी के लिए इंस्पेक्टर साहब से मिलवाने लाया था। वो तो हेडक्वार्टर गए हैं।
सोचा इन्हें वो जगह दिखा दूं जहां काम होना है। सब इंस्पेक्टर यादव ने दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। बहुत अच्छे जा रहे हो त्रिपाठी, बहुत तेज रफ्तार दिखा रहे हो काम के लिए। जबकि घर का ऐसा कोई काम करना हो तो सोचने में ही महीना लग जाता है। यस सर, यस सर। त्रिपाठी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सर, घर के कामों में महीना इसलिए लगता है कि जेब को भी देखना पड़ता है। ये तो सरकारी काम है, हमने तो सिर्फ काम करवाना है। ठीक कहते हो, सब इंस्पेक्टर यादव ने कहा और वहां से चला गया। त्रिपाठी देवराज चांद को लेकर पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। ये सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव था, साथ चलते हुए त्रिपाठी बोला। बहुत काइयां है, इससे सावधान रहना। मेरे कमरे बनवाने को लेकर कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। हो सकता है मुझ पर शक भी कर रहा हो। देवराज चांद ने हौले से सिर हिला दिया। देवराज चांद इस समय पुराना खानदानी ठेकेदार लग रहा था। उसको आसानी से पहचान पाना संभव नहीं था। सिर के माल बात मात्र आधा इंच बड़े नजर आ रहे थे। माथे पर सफेद सा चंदन जैसा टीका लगा रखा था। सिर के पीछे वाले भाग में धागे समान पतली सी चुटिया थी, जिसमें की गांठ लगा रखी थी। 3-4 दिन की शेव बढ़ी हुई थी और होठों पर मोटी मोटी मूछें रखी थी, जिनका थोड़ा सा मोड़ मुड़कर गालों की तरफ जा रहा था। चेहरे को जरा सा मेकअप करके ऐसे बना रखा था जैसे काम के दौरान वह धूप में तपता रहता हो। गले में काला धागा बांध रखा था। शरीर पर मैली हो रही पैंट और काफी हद तक घिसे पिटे जूते पहने थे। ऊपरी हिस्से पर मैली हो रही पठानी कमीज पहन रखी थी। हाथों को देखकर ऐसा लगता था जैसे जिंदगी भर सख्त काम करते करते वो कठोर हो गए हों। जाने क्या उसने हाथों पर लगाया था। और बगल में चमड़े का पतला सा बैग बना रखा था। बिना बताए ही शक्लो सूरत से वो मकान बनाने वाला मध्यम ठेकेदार लग रहा था, और कुछ चलने का अंदाज भी उसने वैसा ही बना रखा था। रास्ते में पुलिस वाले आ जा रहे थे, परंतु किसी ने भी देवराज चांद की तरफ ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता त्रिपाठी को गुजरते पुलिस वालों ने दुआ सलाम अवश्य की थी। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी देवराज चांद को लेकर पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े पहुंचा, जहां पर देवराज चांद नजर मारने की खातिर कुछ रोज पहले भी हुलिया बदल कर आ चुका था। पिछवाड़े में कई पुलिस वाले नजर आ रहे थे। बैंक की साइड में दीवार के साथ कतार में कमरे बने हुए थे। इन कमरों के भीतर मौजूद पुलिस वाले नजर आ रहे थे। कई पुलिस वालों ने आते जाते त्रिपाठी से पूछा भी कि क्या हो रहा है। जवाब में त्रिपाठी ने बताया कि कुछ कमरे और बनने जा रहे हैं। वहां तक पहुंचने में सब ठीक रहा। देवराज चौहान की पैनी निगाहें हर तरफ फिर रही थी। वो सस्ती सी सिगरेट सुलगाकर धड़ाधड़ कश लिए जा रहा था। बैंक की दीवार के साथ बने उन 6 कमरों को देवराज चांद ने बहुत अच्छी तरह से परखने वाली निगाहों से देखा। फिर उस जगह पर नजर मारी जहां कमरे डलवाने की बात चल रही थी। हवलदार त्रिपाठी आसपास गुजरते पुलिस वालों को सुनाते हुए बोला। ठेकेदार साहब, अच्छी तरह से देख लो ये जगह। यहाँ इस तरफ कमरे बनाने हैं। जी हाँ हवलदार साहब, मैं यही देख रहा हूँ। कहने के साथ ही देवराज चांद बगल में दबे बैग से फीता लेकर दूसरों को दिखाने की खातिर जगह नापने लगा। 10 मिनट देवराज चांद इसी काम में रहा, जबकि उसकी निगाह आसपास का सर्वे कर रही थी और मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। फिर फीता बंद करके सीधा खड़ा होता हुआ त्रिपाठी से बोला। हवलदार साहब, यहाँ 15 बाई 15 के कमरे अच्छे बनेंगे। बहुत खुली जगह है। वो जो कमरे बने हुए हैं वो 10 बाई 12 के हैं। हाँ, वो छोटे कमरे हैं। हम भी बड़े कमरे बनाने की सोच रहे थे। त्रिपाठी बोला। कितने कमरे बनवाने हैं हवलदार साहब? इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, इसके बाद इस बारे में उनसे ही बात करना। कुछ देर रुकना पड़ेगा। रुक जाएंगे जी, रुक जाएंगे, कहते हुए देवराज चांद त्रिपाठी के समीप पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। त्रिपाठी, वो बीच वाला कमरा चाहिए। वहां से ही बैंक में रास्ता निकाला जाएगा। वो वो कमरा तुम्हें कैसे मिलेगा? वो कमरा हमें जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। लेकिन त्रिपाठी, वो कमरा हमें सामान वगैरह रखने के लिए दिलवा देना। जबकि मजदूर वगैरह काम करेंगे तो शाम होने पर कहाँ जाएंगे? रात को काम के बाद तो यहाँ रहेंगे ना? देवराज चांद का स्वर बेहद धीमा था। और सामान रखने का बहाना वगैरह भी बना सकते हो। त्रिपाठी ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा कुछ हो तो सकता है। देवराज चांद की निगाहें पुनः आसपास घूमने लगी। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, हवलदार त्रिपाठी फुसफुसाया।
माना कि तुम सफल हो जाते हो, लेकिन एक बात खटक रही है। क्या? तुम सफल हो जाते हो तो 12 करोड़ का सोना बाहर कैसे निकालोगे? तब सब हो जाएगा। कैसे? देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट नीचे फेंक कर जूते से मस ली। कैसे मत पूछो, जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास उस वक्त के लिए रास्ता है ना? देवराज चांद के होंठों के बीच अजीब सी मुस्कान उभरी। मेरे पास हर वक्त हर काम के लिए रास्ता तैयार है। मेरी हर तैयारी पूरी है। हवलदार त्रिपाठी ने सिर हिलाकर सामान्य आवाज में कहा। अच्छी बात है ठेकेदार साहब, आप पुलिस स्टेशन के सामने चाय की दुकान पर बैठिए, दो चार चाय मारिए, तब तक इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे, बाकी बातें फिर होंगी। अच्छी बात है हवलदार साहब, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान बाहर निकलकर चाय की दुकान की तरफ बढ़ गया। त्रिपाठी अपनी सीट पर पहुंचा। सब इंस्पेक्टर यादव ने उसे देखा तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही बोला। क्यों त्रिपाठी, तुम्हारे कमरों का क्या हुआ? ठेकेदार को जगह दिखा दी है, बाकी बात तो इंस्पेक्टर साहब के आने पर ही होगी, त्रिपाठी ने जवाब दिया। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया ने सिर से लेकर पांव तक देवराज चाहन को ठेकेदार के रूप में देखा, फिर अपना रोब झाड़ते हुए पुलिसी अंदाज में बोले। क्या नाम है तुम्हारा? जी इंस्पेक्टर साहब, देवराज चौहान ठेकेदार वाले अंदाज में बोला। प्रसाद सिंह नाम है मेरा। ठेकेदारी करते हो? जी, जोड़ तोड़ के काम चला लेता हूँ। काम करना आता है या यूं ही ठेकेदार बने फिर रहे हो? जी, 20 साल हो गए ठेकेदारी करते करते, अभी तक तो सब ठीक ही है। हम्म। देवराज चांद के घूरने के पश्चात इंस्पेक्टर कालिया ने त्रिपाठी को देखा। मेरा रिश्तेदार है सर, दूर का। मेरी चाची की बहन इससे ब्याही हुई है। सब समझा दिया इसे? समझा दिया सर, त्रिपाठी बोला। जगह वगैरह सब दिखा दी है, लेकिन कमरे कितने बनवाने हैं? इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया ने टेबल पर पड़ा कागज उठाकर देखा। ऊपर से 6 कमरों का परमिशन ली है। काम बेसिक शुरू करवा दो, बजट ठीक ठाक हिसाब से देना, ऊपर से पास करा दूंगा। समझ गए त्रिपाठी? समझ गया सर, त्रिपाठी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ आपकी पहुंच तो ऊपर तक है। भला ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहें और ना हो? कुछ दिन में कुछ दिन में प्रसाद सिंह बजट दे देगा सर। ठीक है, जाओ। काम ठीक से होना चाहिए। काम बहुत बढ़िया होगा सर, देवराज चांद ने मुस्कुरा कर कहा। सर, जब तक काम चलेगा तब तक के लिए पीछे वाले कमरों में से एक कमरा मजदूरों वगैरह के रहने के लिए चाहिए, सामान रखने के लिए भी चाहिए होगा, त्रिपाठी बोला। तो ले लो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जी, मैंने सोचा आपसे इजाजत ले। इजाजत ही इजाजत है, जाओ। अब मुझे अभी राउंड पर जाना है। काम कब से शुरू करूं इंस्पेक्टर साहब? देवराज चांद ने इंस्पेक्टर कालिया से पूछा। हवलदार त्रिपाठी से बात करो इस बारे में, मैंने सब काम इसी पर छोड़ दिया है, कालिया ने जवाब दिया। त्रिपाठी देवराज चांद को लेकर कालिया के ऑफिस से फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। निपट गया काम, सब ठीक रहा ना? त्रिपाठी कुछ नर्वस सा था। हाँ, कल सुबह हम अपना काम शुरू कर देंगे, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। मतलब कि कल तुम अपने आदमी लाकर? त्रिपाठी ने आगे के शब्द अधूरे छोड़ दिए। हाँ, मैं चलता हूँ। जो भी करना सावधानी से करना, कहीं कोई कमी ना रह जाए। मुझे काम करना आता है, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। एक बात और। क्या? अपने मजदूरों में मेरी एक मजदूरनी शामिल करा लीजिएगा। त्रिपाठी का स्वर ठोस था। क्या मतलब? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। देवराज चांद जी, इस काम में अपने इतने सारे आदमी डाल रहे हो, मेरी एक मजदूरनी भी सही। तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो ताकि? नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल में तुम्हारी गलती नहीं है त्रिपाठी, देवराज चांद ने तीखे स्वर में कहा। पुलिस वाले हो, शक की आदत तो तुम्हारे दिलो दिमाग में बसी रहेगी। कौन है तुम्हारी मजदूरनी? है कोई? मैंने पूछा कौन है। बताना जरूरी नहीं समझता तुम? देवराज चांद ने दरिंदगी भरी निगाहों से त्रिपाठी को देखा। त्रिपाठी सक पकाया। एक बात याद रखना, तुम्हारी मजदूरनी के कारण मेरे काम में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ हो तो मैं जिम्मेवार। वो कमरा कल खाली करा देना, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी ने बेहद लंबी गहरी सांस छोड़ी। अगला दृश्य। देवराज चांद ने रूपलाल और भीम सिंह पर निगाह मारी। दोनों का आपस में परिचय करा दिया और उन्हें यह भी बता दिया गया कि काम कैसे और किस तरह करना है। सुनकर दोनों ही हक्के बक्के रह गए। कई पल तो उनके मुंह से बोल ही न फूटा। जगमोहन बेहद शांत खामोश करीबी कुर्सी पर बैठा था। ये क्या कर रहे हो? रूपलाल के होंठों से निकला। पुलिस स्टेशन में से बैंक जाने के लिए रास्ता बनाओगे? भीम सिंह की तो जैसे जान ही सूख गई थी। हाँ। देवराज चांद ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। नहीं। रूपलाल ने बेचैनी से सिर हिलाया। मैं पुलिस स्टेशन के तो आसपास भी नहीं फटक सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं खतरनाक फरार मुजरिम हूं। अगर किसी पुलिस वाले ने मुझे पहचान लिया तो डकैती तो दूर की बात रही, फांसी का फंदा मेरे गले में आ फंसेगा। पुलिस स्टेशन में से गुजर कर डकैती? मेरा दिमाग खराब नहीं है देवराज चौहान। ये ठीक है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे कहने पर मैं अंधेरे से भरे मौत के कुएं में कूद जाऊं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। ये ठीक कहता है देवराज चौहान, भीम सिंह ने हिचकिचाते हुए कहा। खुद को कौन फंसाना चाहेगा? और कुछ कहना है तुम लोगों को? और कुछ कहना है तुम लोगों ने? देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। रूपलाल के चेहरे पर दृढ़ता की झलक थी। मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है, रूपलाल ने कहा। जगमोहन के चेहरे पर भी गंभीरता थी, निगाहें उन सब पर। तुम दोनों बहुत जल्दी में अपना फैसला कर रहे हो, देवराज चांद ने स्थिर स्वर में कहा। अभी मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं, और पूरी बात सुनने की अब जरूरत ही कहाँ है, रूपलाल ने बात काट कर कहा। देवराज चांद का देवराज चांद सिगरेट का कश लेकर शांत स्वर में बोला। मैं तुम लोगों की बात समझ रहा हूं। मेरी एक बात का जवाब दो रूपलाल। क्या? रूपलाल ने बेमन से कहा। पुलिस को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है या मेरी? रूपलाल की निगाह देवराज चांद के चेहरे पर जा टिकी। जवाब दो। तुम्हारी। पुलिस के सामने हम दोनों खड़े हों तो पुलिस अपने पंजे में किसे लेगी पहले? तुम्हें। मतलब कि तुमसे ज्यादा खतरा मुझे है, और मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर काम करने में कोई एतराज नहीं। ऐसे में तो तुम्हें जरा भी नहीं होना चाहिए। तुम जेल से फरार मुजरिम हो, 3 महीनों से अंधेरे से भरे कमरे में छिपे बैठे हो। ऐसे में अगर पुलिस के हाथ लग गए तो अपना अंजाम जानते ही हो। इस तरह कब तक छिपे बैठे रहोगे? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहते हुए रूपलाल को देखा। इससे तो बेहतर है कि कुछ करने की कोशिश करो। कुछ करो और दौलत इकट्ठी करके यहां से दूर निकल जाओ। ऐसा करके शायद तुम खुद को कानून से बचा सको। कहते तो तुम ठीक हो, रूपलाल ने व्याकुलता से पहलू बदला। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं फेंक रहा, बल्कि जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें मैं खुद तुम सबसे आगे हूंगा। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जितना खतरा तुम्हें है उससे ज्यादा मुझे। इस पर भी तुम्हें एतराज हो तो जुदा बात है। रूपलाल गंभीर सा देवराज चांद को देखने लगा। मैं करूंगा ये काम, रूपलाल धीमे स्वर में बोला। इस तरह छिपकर बैठे रहना कब तक चलेगा? देर सवेर मैं फंसूंगा तो सही। इससे तो यही अच्छा है कि कुछ करके फंसूं। खैर, मैं ये तो नहीं कहता कि हम फंसेंगे या नहीं, देवराज चांद सिर हिलाकर बोला। लेकिन मुझे जहां तक यकीन है, डकैती में हम सफल रहेंगे। ये जुदा बात है कि किसी की लापरवाही से सारा मामला डूब जाए। लापरवाही नहीं होगी, रूपलाल एकाएक खतरनाक स्वर में कह उठा। तुमसे नहीं होगी तो किसी दूसरे से हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ नहीं भी हो, सब ठीक रहे। कहते हुए देवराज चांद ने भीम सिंह पर निगाह मारी। तुम क्या कहते हो भीम सिंह? मैं मैंने क्या कहना है? पुलिस स्टेशन को बाहर से ही देखकर मेरी तो हवा खराब हो जाती है। भीतर जाने पर क्या होगा? भाई देवराज चांद, ये पुलिस और स्टेशन वाला मामला मुझे जचा नहीं। तो तुम क्या समझते हो 1 करोड़ तुम्हें बैठे बैठे ही मिल जाएगा? कुछ तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। कुछ खतरा उठाने में मुझे कोई एतराज नहीं, कुछ से ज्यादा भी उठा लूं।
लेकिन यहाँ तो सारा का सारा ही खतरा है। जिन वर्दियों को देखकर मेरी जान निकलती है, तुम तो उन्हीं के सामने डकैती करने को कह रहे हो। भीम सिंह ने दबे स्वर में कहा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये सोच कैसे लिया। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से भीम सिंह को देखा। भीम सिंह, तुम ताले खोलने में इतने एक्सपर्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो तुम सही प्रकार से पेट भर खाना खा सकते हो और ना ही तसल्ली से शराब पी सकते हो। होटल वाला तुम्हें अलग से ढूंढता है और शराब देने वाला भी तुम्हारी ठुकाई करता है। बीवी तुम्हारी अलग तुम्हें झाड़ती रहती है। सारी जिंदगी ऐसी ही बिता दोगे, लेकिन खतरा मोल लेकर दौलत इकट्ठी करना पसंद नहीं करोगे। सारी जिंदगी आराम से, इसमें जिंदगी का आराम कहाँ से आ गया? भीम सिंह जल्दी से बोला। इस काम में तो पुलिस के हत्थे चढ़ने का पूरा पूरा चांस है। हमें पकड़ने के लिए पुलिस वालों को कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। हम तो उनके पुलिस स्टेशन में ही होंगे। बस हाथ बढ़ाया और हमारी गर्दन उनके हाथों में। ये तो अच्छी बात है। जाओ, पैसे पैसे के लिए मोहताज रहो, लोगों से मार खाते रहो, उधार के बोझ तले दबे रहो। तुम्हारी किस्मत में यही सब है। जिंदगी में पैसा कमाने के किसी मौके को हाथ में मत आने देना। भीम सिंह अचकचाकर बोला। और कहीं भी डकैती करनी हो तो मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पुलिस स्टेशन में फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। देवराज चांद ने सपाट स्वर में कहा। तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो, जा सकते हो। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठाते जाना कि यहां से बाहर जाकर इस डकैती का किसी से जिक्र मत करना। ऐसा हुआ तो तुम्हारी लाश के टुकड़े भी किसी को नजर नहीं आएंगे। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। भीम सिंह घबरा कर बोला। जाऊं मैं? जाओ। भीम सिंह उठा और हिचकिचाते वहां से बाहर निकल गया। ये भीम सिंह तो किसी को भी डकैती के बारे में बता किसी को नहीं बताएगा, देवराज चांद ने दृढ़ स्वर में कहा। रूपलाल के चेहरे पर असहमति के भाव छाए रहे। भीम सिंह से जबरदस्ती काम लेते तो काम के दौरान घबराहट में कोई गलती कर सकता था। देवराज चांद ने गंभीर लहजे में कहा। ये काम ऐसे होते हैं कि करने वाले को दिमागी तौर पर पूरी तरह तैयार होना चाहिए। तो फिर भीतर के ताले खोलने के लिए कोई एक्सपर्ट ताला तोड़ कहां से लाएंगे? मिल जाएगा। एक है मेरी नजर में, आज ही जाकर मैं उससे बात करता हूँ। भीम सिंह के एक इनकार कर देने से हमें शायद काम शुरू करने में एक दिन की देरी हो जाए, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, एक बार तुम मुझे सारी योजना बता दो कि क्या कैसे होगा, उसके बाद तुम ताला तोड़ का इंतजाम करना और मैं डकैती के सारे हालात पर गौर करूंगा। देवराज चौहान उसे डकैती के बारे में समझाने लगा कि काम कैसे होना है। जगमोहन मुंह बंद किए आराम से बैठा देख सुन रहा था। उसने बीच में न तो दखल दिया और ना ही उसके चेहरे से लग रहा था कि दखल देने का उसका कोई इरादा है। अगला दृश्य। पौने घंटे बाद भीम सिंह की बीबी पार्वती भीम सिंह की बाह पकड़े बंगले में पहुंची। ये लो। पार्वती ने दांत भींचकर भीम सिंह की बाह को धक्का दिया तो भीम सिंह लड़खड़ा कर दो कदम आगे जा रुका। इससे जो देखती हूँ कैसे नहीं करता। कहता है पुलिस स्टेशन में पांव रखने से डर लगता है। बेअकल कहीं का। ये नहीं देखता कि जब 1 करोड़ मिलेगा तो कितना मजा आएगा। सारी जिंदगी भीख ही मांगता रहा और आज जब काम करने का वक्त आया तो डुबकी लगा रहा है। चल बैठ। पार्वती के बाल तेल में चिपड़े सिर के साथ चिपके हुए थे। उसकी पतली सी चुटिया कूलों तक जा रही थी। बदन पर सूट उसने उसी दिन वाला डाल रखा था। तेल वाले तेल वाले हाथ चेहरे पर भी अच्छी तरह से रगड़े हुए थे। इसी कारण सांवला चेहरा स्याह सा होकर बहुत ज्यादा चमक मार रहा था। वो सख्त निगाहों से भीम सिंह को देख रही थी। भीम सिंह इस समय ऐसे दीन बकरे की तरह लग रहा था जैसे बोलने की हिम्मत ना बची हो और वो कसाई यानी पार्वती के रहमो करम पर हो। चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? पार्वती दांत किटकिटाकर गुर्राई। बोल तो रहा हूं, भीम सिंह ने भरे स्वर में कहा और आगे बढ़कर पहले वाली कुर्सी पर जा बैठा। मैं भी यहीं बैठी हूँ। पार्वती आगे बढ़कर धप्प से कुर्सी पर आ बैठी। तेरे को ठीक करके ही जाऊंगी। मैं तो ठीक ही हूँ, भीम सिंह ने पूर्ववत लहजे में कहा। फिर देवराज चौहान को देखा। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जगमोहन के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। तैयार कैसे नहीं होगा? मैं यहीं बैठी हूँ तेरे सामने। पार्वती ने कठोर निगाहों से भीम सिंह को देखा।
भीम सिंह ने गहरी सांस लेकर देवराज चांद को देखा। हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, अब चिल्ला मत। भीम सिंह ने उखड़ी निगाहों से पार्वती को देखा। तैयार कैसे नहीं होगा? अब इनकार किया तो अपने बाप को बुला लूंगी। उसकी तो शक्ल देखते ही तेरे सारे सुर बदल जाते हैं। घर भाग आया, मैं ये काम नहीं करूंगा। भीम सिंह ने आहत भाव से देवराज चांद को देखा। जवाब दो, भीम सिंह बोला, नहीं तो ये बोलती रहेगी। काम के दौरान किसी तरह की लापरवाही मत करना, देवराज चांद ने कहा। नहीं होगी। भीम सिंह ने गहरी सांस ली। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश ही कहाँ रही है। तभी रूपलाल कह उठा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही देवराज चांद। क्या? तुम तो वहां पर ठेकेदार के रूप में रहोगे। हाँ, तो ऐसे में मजदूरों के तौर पर मैं और भीम सिंह ही वहां होंगे, जो कि कम है। एक मजदूरनी और भी है। कौन है? छोड़ो उसकी बात, फिर बताऊंगा। फिर भी 3 कम रहेंगे, कम से कम 6 तो हों, ताकि किसी को शक ना हो। रूपलाल ने कहते हुए जगमोहन को देखा। ये भी साथ रहेगा क्या? नहीं, ये उस वक्त डकैती में हमारे साथ नहीं होगा। अलबत्ता वक्त आने पर डकैती में अहम काम करेगा। कौन सा काम? रूपलाल, तुम उतना ही पूछो जितनी की तुम्हें जरूरत है। जो बात तुम्हारे काम से वास्ता नहीं रखती, जो तुम्हारे जो बात तुम्हारे काम से वास्ता रखती है। देवराज चांद ने सपाट स्वर में कहा। जिस बात का तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, वो सवाल मत करो। रूपलाल ने कुछ नहीं कहा। रही बात मजदूरों की, तो वो वास्तव में कम है, और हमें ऐसा कोई काम करना ही नहीं है कि किसी को हम पर शक हो। मतलब कि मजदूरों का प्रबंध और करोगे? रूपलाल पुनः बोला। हाँ, कम से कम 2 मजदूरों का, जो कि अपने ही आदमी होंगे। तुम, भीम सिंह, एक वो मजदूर नहीं, 3 हो गए। कम से कम 5 होने चाहिए। बाकी 2 का प्रबंध मैं आज ही कहीं ना कहीं से कर लूंगा। और वो 2 मजदूर विश्वास के काबिल समझदार होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि। मुझे समझ है रूपलाल, देवराज चांद ने सख्त स्वर में टोका। रूपलाल ने सिर हिलाया। मेरे 4-5 खास आदमी हैं, कहो तो उनमें से 2 को मैं आज की तारीख में इंतजाम कर लूंगा। ना कर सका तो तब तुमसे बात करूंगा। रूपलाल ने कुछ नहीं कहा। मैं जा रहा हूं, तुम भीम सिंह को डकैती के सारे हालात समझा देना। ठीक है। हालात क्या समझने हैं? भीम सिंह ने मुंह बिगाड़ कर कहा। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर मूसलों से क्या डर। ओखली में सर किस अंदाज में देना है, कम से कम यह तो जान लो। एकाएक रूपलाल मुस्कुराया। बता दे भाई। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। तभी पार्वती कह उठी, मैं तुम लोगों के कुछ काम आ सकती हूँ? देवराज चांद ने पार्वती को देखा। तुम? भीम सिंह के होठों से निकला। तुम क्या काम आ सकती हो? देवराज चांद ने आंखें सिकोड़कर सिगरेट का कश लिया। मैं भी मजदूर बनकर तुम लोगों का काम में हाथ बटा सकती हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? भीम सिंह भड़क उठा। तू चुप कर। पार्वती ने आंखें निकालकर घुड़की दी। भीम सिंह दांत भींचकर पार्वती को देखने लगा। तुम हमारे काम तो आ सकती हो, लेकिन अनजान अनाड़ी लोगों को मैं अपने साथ नहीं लेता। मैं अनाड़ी नहीं हूं। पार्वती ने मुस्कुराकर चूहे की पूंछ जैसी तेल से चुपड़ी चुटिया को झटका दिया। क्यों? तुमने क्या गुल खिलाए हैं? रूपलाल अजीब सी निगाहों से पार्वती को देखने लगा। देवराज चांद की निगाह भी पार्वती पर थी। पार्वती ने भीम सिंह को देखा। मुंह क्यों बंद कर रखा है तूने? बताता क्यों नहीं? अपनी तारीफ तो खुद ही कर ले। तू बखान कर। पार्वती ने जैसे हुक्म सुनाया। भीम सिंह ने गहरी सांस लेकर देवराज चांद को देखा। ये चालबाजी में हम सबसे आगे है, और इसकी खास वजह यह है कि इसका बाप अपने जमाने का बहुत बड़ा दादा रहा है। अब भी दादा है, लेकिन दादागिरी बहुत कम कर दी है। उम्र का तकाजा जो ठहरा। ये अपने बाप के कामों में हाथ बटाया करती थी। बहुत तेज है ये, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं भी इसके बाप के साथ काम किया करता था। मैंने सारे गुर उसके बाप हल्दीराम से ही सीखे हैं। ये जुदा बात है कि इसके बाप ने मुझे एक्सपर्ट ताला खोलने वाला बना दिया, साथ में अपनी बेटी भी मेरे साथ कर दी। अपने बाप के दम पर ये मेरा क्या हाल करती है, ये तुम लोग देख ही रहे हो। पार्वती हंसी।
तू गलती पर है रे, ये तो मेरा प्यार है। प्यार करने का एक मिनट दोस्तों। सॉरी, हाँ। तू गलती पर है रे, ये तो मेरा प्यार है। प्यार करने का अपना अपना ढंग होता है भीम सिंह। तो किसी और को कर ले, मेरी क्यों बोटियां कर रही है? भीम सिंह बनाया। कैसे किसी और को कर लूं? मुझे तो तू ही शुरू से प्यारा लगता था, तभी तो तेरा हाथ थाम लिया था। जाने वो कौन सी बुरी घड़ी थी। भीम सिंह कटखने कुत्ते की तरह गुर्राया। तेरा बाप हल्दीराम मेरा गुरु ना होता तो अब तक तेरे को कब का साइड लगा दिया होता। कहने के पश्चात भीम सिंह ने देवराज चांद को देखा। ये तो चालाकी और हेराफेरी का काम हम लोगों से कहीं अच्छे ढंग से कर सकती है। देवराज चांद ने पार्वती को होंठ सिकोड़ कर देखने लगा। रूपलाल भी अजीब निगाहों से पार्वती को देखने लगा। सोच लो भीम सिंह, कहीं ये, मैंने बोला तो, ये एक नंबरी हरामी है। मेरी बीवी है तो क्या हुआ, इसने तो बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तुम लोग उसे ठीक तरह से जानते हो। जानते होते तो कानों को हाथ लगाकर तौबा कर लेते। मैं किसी औरत के बस में आने वाला नहीं। और देखा नहीं इसे, कैसे मेरी बांह पकड़कर मुझे यहाँ ला पटका। हर तरह का हथियार ही आसानी से चला लेती है, निशाना भी ठीक ही लगाती है। हल्दीराम ने अपनी बेटी को हरामी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्वती चूहे जैसी पतली लंबी चुटिया हिलाकर हंसी। किसकी तारीफ कर रहा है, अपने गुरु की या अपनी बीवी की? तेरी और तेरे बाप दोनों की। गुस्से में तू बहुत प्यारा लगता है भीम सिंह। कई पलों तक वहां शांति रही। ठीक है, आखिरकार देवराज चांद ने सिर हिलाया। तुम भी इस काम में हमारा साथ दोगे। दो मजदूर हो गए, और दो मजदूर औरतें। ऐसे में पुलिस स्टेशन में किसी को शक भी नहीं होगा। तो शुरू में खुदाई करने के लिए मजदूर कम ही होते हैं। लेबर तो तब ज्यादा होती है जब खुदाई के बाद काम शुरू होता है। वो तो ठीक है। पार्वती अपने तेल से चिकने चुपड़े चेहरे पर हाथ फेर कर बोली। पहले तुम जो दे रहे थे वो तो भीम सिंह के काम का था। मेरे इस काम का मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। मिल जाएगा। कितना? तुम क्या चाहती हो? वैसे तो मैं ज्यादा ही लेती, लेकिन चूंकि मामला पहले से ही चल रहा है, भीम सिंह को इस काम का करोड़ मिलना है, तो कुल मिलाकर करोड़ के ऊपर 20 लाख दे देना। ठीक है, देवराज चाहन ने कहा। लेकिन काम में किसी प्रकार की लापरवाही, किसी बात की फिक्र मत करो। पार्वती के स्वर में दृढ़ता की झलक थी। ये समझो, काम मैं नहीं कर रही, मेरी जगह मेरा बाप हल्दीराम कर रहा है। ऐसा पक्का काम करती हूं मैं। कल सुबह हम काम शुरू करेंगे। देवराज चांद ने सबको देखकर कहा। अब यहां से कोई बाहर नहीं निकलेगा। तब तक कल के लिए जिस सामान की तैयारी करनी है वो मैं करूंगा। हमने मजदूर बनना है, रूपलाल बोला। इसके लिए मैं तुम लोगों को मजदूर बनाकर ही ले जाऊंगा। पक्के मजदूर लगोगे। अगला दृश्य। जगमोहन ने देवराज चांद से अकेले में बात की। मुझे शुरू से ही ये डकैती सूट नहीं कर रही। मेरा दिल कह रहा है कोई गड़बड़ होगी। होगी तो देख लेंगे। मेरी मानो तो अभी पीछे हट जाओ। पुलिस स्टेशन जैसी जगह को डकैती के लिए इस्तेमाल करना, तुम देखते रहो। जगमोहन ने गहरी सांस ली, फिर कह उठा। मैंने इस डकैती में क्या काम करना है? तुम कह रहे थे कि पहले मैं सामान का इंतजाम कर लूं, रात को इस बारे में तुमसे बात करूंगा। तुम जो करोगे वो मैं करूंगा तो सही, लेकिन जाने क्यों इस डकैती में हाथ डालने को दिल नहीं कर रहा। देवराज चांद मुस्कुराया। जवाब में उसने जगमोहन से कुछ नहीं कहा। अगला दृश्य। त्रिपाठी जब घर पहुंचा तो दीपा ने फौरन लपक कर उसको हाथों हाथ लिया। आ गए आप? सब ठीक रहा ना? हाँ। त्रिपाठी थके अंदाज में बैठता हुआ बोला। उसको इंस्पेक्टर साहब से मिलवा दिया या अभी? मिलवा दिया, बात करा दी, सारा मामला जम गया। त्रिपाठी हाथ हिलाकर बोला। त्रिपाठी का उखड़ा थका अंदाज पाकर दीपा दिलकश मुस्कान में से बोली। त्रिपाठी जी, आप तो थके लग रहे हैं। क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? चाय बना दो। हाँ, अभी बनाती हूँ। वही ताजमहल ब्रांड वाली। वैसे काम कब से शुरू होगा?
कल से हो जाएगा। त्रिपाठी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरा तो मन घबरा रहा है कि मेरा तो नहीं घबरा रहा। देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तुम हवलदार नहीं हो ना? तो क्या हुआ, हवलदार की बीवी तो हूं। दीपा जल्दी से बोली। इंस्पेक्टर साहब को शक तो नहीं हुआ? शक कैसे होता? हवलदार त्रिपाठी था सामने। बस आगे मामला ठीक रहे तो मजा है। सब ठीक ही रहेगा त्रिपाठी जी। मैं चाय बना कर लाओ। लाती हूँ। आपने उनसे बात की कि आप मुझे भी मजदूर नहीं बना? हाँ, सब बता बात कर ली मैंने। लेकिन उसे मैंने ये नहीं बताया कि मजदूरनी मेरी बीवी यानी कि तुम होगी। बता देते, क्या हर्ज था? हर्ज तो कोई नहीं, बस यूं ही नहीं बताया। उस देवराज चांद को ये तो कह दिया ना कि आपका करोड़ मुझे दे दे। वो अभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कहने का वक्त नहीं मिला और ना ही ध्यान रहा। अब कह दूंगा। याद से कह दीजिएगा त्रिपाठी जी। दीपा का स्वर शांत हुआ। कहीं वो सारा माल लेकर फुर्र ना हो जाए। चिंता मत करो, मेरी नजर हर तरफ है। वो तो मुझे पता है कि आप समझदार हैं, फिर भी याद देने में क्या बुराई है? त्रिपाठी बीड़ी सुलगाकर गंभीर स्वर में बोला। जब मैंने कहा कि मेरी मजदूरनी उनके साथ रहेगी तो वो कुछ खफा हुआ था। फिर धमकी देने लगा कि अगर मेरी मजदूरनी के कारण कोई गड़बड़ हुई तो वो मुझे खत्म कर देगा। ओह। देवराज चौहान बहुत खतरनाक आदमी है। अगर गड़बड़ हुई तो वो वास्तव में मुझे खत्म कर देगा। त्रिपाठी जी, आप फिक्र न करो। मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। आप पर आंच नहीं आएगी। हवलदार त्रिपाठी के चेहरे पर टपकती घबराहट स्पष्ट नजर आ रही थी। तुम चाय, वो तो बनाने जा रही हूँ। आप मेरे मजदूरों वाले कपड़े लाए नहीं? कल सुबह मैं। चाय पिलाओ। त्रिपाठी ने गहरी सांस ली। मैं अभी कहीं से लेकर आता हूँ। और कल सुबह देवराज चौहान से हम कहाँ मिलेंगे? रात को एक जगह देवराज चौहान ने मिलना है। इस बारे में वो तब बताएगा। दीपा ने सिर हिलाया। चेहरे पर तसल्ली के भाव आ गए। बच्ची कहाँ है? उसकी आप फिक्र न करें। बच्ची को मैं अभी अपने किसी पहचान वाले के यहाँ छोड़ आई हूँ। बस ये काम खत्म होते ही बच्ची और 1 करोड़ के साथ हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। चिंता व्याकुलता में डूबा त्रिपाठी समझ नहीं पाया कि क्या कहे। दीपा ताजमहल ब्रांड की चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अगला दृश्य। देवराज चौहान रात को 10 बजे तयशुदा जगह पर हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी से मिला। दोनों में अगले दिन सुबह का प्रोग्राम तय हुआ। बातों की रही सही कसर पूरी हुई और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। अगला दृश्य। रात को 11 बजे देवराज चौहान की जगमोहन से बातचीत हुई। दिन भर की भाग दौड़ करके जरूरत का सारा सामान देवराज चौहान ने इकट्ठा कर लिया था। अगले दिन सुबह की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। बस अब सुबह होने की देर थी। रूपलाल, भीम सिंह और भीम सिंह की पत्नी पार्वती बंगले में ही थे और अब खा पीकर आराम कर रहे थे। सुबह के काम के लिए वो सब दिलो दिमाग से पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उन लोगों के भीतर इस हद तक जोश भर चुका था कि वो सुबह की अपेक्षा रात को ही काम शुरू कर देना चाहते थे। जगमोहन ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जगमोहन ने स्थिर लहजे में कहा। क्या? यह ठीक है कि दिमागी तौर पर मैं शुरू से ही इस डकैती के लिए तैयार नहीं हूं। जगमोहन का स्वर गंभीर था। क्योंकि डकैती के रास्ते में आने वाला पुलिस स्टेशन मेरी सोचों में भारी अटकाव डाल रहा है। लेकिन मैंने डकैती में हाथ डालने के लिए मना नहीं किया। परंतु तुमने अभी तक मेरे से कोई काम नहीं लिया और सारे काम खुद कर रहे हो। मुझे इस डकैती से दूर रखने की चेष्टा कर रहे हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। और साथ में उन लोगों से कह रहे थे कि डकैती के सिलसिले में मैंने खास काम करना है। देवराज चौहान जगमोहन को देखकर मुस्कुराया, फिर सिर हिलाकर बोला। तुमने जो कहा ठीक कहा। एक एक शब्द सही कहा। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। और जो हो रहा है वही मेरी समझ में नहीं आ रहा। यही सब बातें करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि रात को तुमसे बात करूंगा। चंद पल खामोश रहने के पश्चात देवराज चौहान कह उठा। दरअसल इस बार डकैती एक नहीं, 2 डकैतियां होंगी। जगमोहन जोरों से चौंका। 2 डकैतियां? हाँ। दूसरी डकैती ही पहली डकैती को सफल बनाएगी।
देवराज चौहान का सर सख्त हो गया। मैं कुछ भी नहीं समझा कि तुम कहना क्या चाहते हो। जगमोहन हैरानी से देवराज चौहान को देख रहा था। एक डकैती तो होती नजर आ रही, एक डकैती तो होती नजर नहीं आ रही, ये दूसरी डकैती कहां से आ गई? देवराज चौहान के होठों पर सख्त मुस्कान उभरी। एक डकैती मैं करने जा रहा हूं जिससे तुम सहमत नहीं हो। जगमोहन बोला, कुछ नहीं बोला। और दूसरी डकैती तुम करोगे। मैं? जगमोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, और ये दूसरी डकैती ही पहली डकैती को सफल बनाएगी, जिस पर कल से काम शुरू होने जा रहा है। जगमोहन अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। मैं तुम्हें सारी बात खुलकर समझाता हूं। मैं पुलिस स्टेशन में से बैंक के लिए रास्ता बनाकर डकैती करने जा रहा हूं। रास्ता बना लूंगा, डकैती कर लूंगा। बहुत कम चांस है कि डकैती असफल रहे। देवराज चौहान एक एक शब्द गंभीर स्वर में बोला। और इस डकैती में सबसे भारी अड़चन तब आएगी जब बैंक डकैती सफल हो जाएगी। 12 करोड़ का सोना हमारे हाथ में होगा। तब क्या अड़चन है? तब तो सुनते रहो। देवराज चौहान ने जगमोहन की बात काटकर कहा। ये ठीक है कि हम भरे पूरे पुलिस स्टेशन को डकैती का द्वार बनाकर सफल हो जाएंगे, जैसा कि पूरी आशा है। परंतु उस 12 करोड़ के सोने को जेब में डालकर हम वहां से बाहर नहीं निकल सकते। हर एक करोड़ का सोना एक पेटी में है, यानी कि 12 करोड़ का सोना 12 पेटियों में। और पेटियां लेकर जब हम पुलिस स्टेशन से निकलेंगे तो वहां मौजूद लगभग हर पुलिस वाले की नजर उन पेटियों पर पड़ेगी, जिन पर सरकारी मोहरें लगी होंगी। और ऐसे में सोने के साथ पुलिस स्टेशन से हमारा बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। वो पुलिस स्टेशन है। उस वक्त हमने पुलिस वालों का मुकाबला करने की चेष्टा की तो सोना तो दूर, शायद हमें अपनी जान भी बचानी कठिन पड़ जाए। ऐसे आखिरी मौके पर सफल होकर भी असफल होना बहुत तकलीफदेह होता है। जगमोहन के चेहरे पर ढेर सारी गंभीरता उभर आई। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। जगमोहन के होंठों से निकला। मेरी इस डकैती में सबसे कमजोर पहलू यही है। यही सबसे कमजोर कड़ी है। इसका कोई हल? जगमोहन एकाएक बेचैनी से भर उठा। इसका एक ही हल है। दूसरी डकैती, जो कि तुम करोगे। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। वो पुलिस स्टेशन तुमने देखा है? देवराज चौहान बोला। हाँ, पुलिस स्टेशन के बगल में वो बैंक है जिसमें मैं डकैती करने जा रहा हूँ। जगमोहन ने सिर हिलाया। और बैंक के बगल में 4 मंजिला बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने सड़क पार भारत बैंक की छोटी सी ब्रांच है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। हाँ। जगमोहन ने होंठों को दांतों से काटा। शायद है, मुझे याद आ रहा है। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर सिगरेट का कश लिया। जब हम डकैती कर लेंगे, सोने से भरी पेटियां हमारे कब्जे में होंगी, तो पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस का ध्यान बटाने के लिए तुम्हें कुछ लोगों के साथ उस बैंक की छोटी सी ब्रांच में डकैती करनी होगी। डकैती का ड्रामा करना होगा। खामखा हवा में दीवारों पर यूं ही गोलियां चलानी होगी ताकि फायरिंग की आवाज गूंजते पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वालों का ध्यान भारत बैंक की तरफ हो जाए। पुलिस वाले तुम लोगों से उलझ जाएं। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए। ऐसे माहौल में जब हम सोने की पेटियां पुलिस स्टेशन से निकालें तो पुलिस वाले देखकर भी हमारी तरफ तवज्जो ना दे सकें, क्योंकि उन सब का ध्यान तो भारत बैंक की तरफ होगा। तब ऐसा माहौल तुम्हें पैदा करना है। जगमोहन ने गंभीरता भरे अंदाज में सिर हिलाया। मैं समझ गया। तुम्हें इस काम को ठीक तरह से अंजाम देना है, क्योंकि इसी बात पर हमारी डकैती की सफलता या फिर असफलता निर्भर करती है। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं आने वाले हालातों को बखूबी समझ रहा हूं। जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। और मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे कारण डकैती सफल नहीं होगी। देवराज चौहान ने कश लेते हुए सिर हिलाया। बाकी सब लोगों को मालूम है कि किन हालातों में डकैती करके सोना पुलिस स्टेशन से लेकर निकला जाएगा? नहीं, अभी मैंने किसी को नहीं बताया। जब वक्त आएगा बता दूंगा। भारत बैंक में ये सब कुछ कैसे करना है, 2-4 आदमी कहाँ से इकट्ठे करने, इन बातों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। सारे इंतजाम तुम खुद ही करोगे। कर लूंगा। लेकिन मुझे ये कैसा पता चलेगा कि भारत बैंक में शोर शराबे वाला कदम कब उठाना है? पुलिस का ध्यान बटाने के लिए कब मुझे हरकत में आना है?
जगमोहन ने धीमे स्वर में पूछा। तुम अपनी तैयारी करो, मैं बीच बीच में तुमसे मिलता रहूंगा। जब ये काम करना होगा तो मैं बता दूंगा। अपने काम के लिए तुम कल से ही तैयारी शुरू कर देना। देवराज चौहान के होंठों से मुस्कान उभरी। ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन ये सब बहुत खतरनाक काम, देखा जाएगा। आगे बढ़कर मैं वापसी के कदम नहीं उठाता। देखा जाएगा। आगे बढ़कर मैं वापसी के लिए कदम नहीं उठाता। अगला दृश्य। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, हवलदार त्रिपाठी ने मुस्कुराकर कहा। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने फाइल से निगाह उठाकर देखा तो त्रिपाठी को बगल के प्रवेश द्वार से गुजरकर पीछे वाले अहातों में खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। त्रिपाठी के पीछे पीछे ठेकेदार के रूप में देवराज चौहान और मजदूरों के वेश में रूपलाल, भीम सिंह, दीपा और पार्वती थे। सबने खुदाई के हथियार वगैरह उठा रखे थे और देखने वो खानदानी मजदूर लग रहे थे। किसी भी तरफ से बनावट नजर नहीं आ रही थी। गुड मॉर्निंग, यादव ने सब पर निगाह मारकर त्रिपाठी को कहा। तो काम शुरू करवा रहे हो? जी सर, कहते हुए त्रिपाठी ने सबको साथ लिया, पीछे वाले अहाते में चला गया। सब इंस्पेक्टर यादव ने फाइल टेबल पर ही छोड़कर सिगरेट सुलगा ली। ये त्रिपाठी पीछे कमरे बनवा रहा है, चंद कदमों के फासले पर मौजूद दूसरी टेबल वाले सब इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, यादव ने उसे देखे बिना सिर हिलाया। अच्छी बात है, हम लोगों को रेस्ट के लिए रूम ही नहीं मिलता था। कमरे बन जाएंगे तो कुछ देर आराम तो कर सकेंगे। सब इंस्पेक्टर यादव ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। यादव की निगाह तो पीछे वाले हाथे में खुलने वाले दरवाजे पर टिकी थी और चेहरे पर ढेर सारे सोच के भाव थे। अगला दृश्य। बैंक की दीवार के साथ चिपके पुलिस स्टेशन के पिछले अहाते में 6 कमरे तो पहले बने हुए थे और अब उनके साथ ही हॉल की शेप में 6 कमरे और डालने थे, जैसा कि इस समय सब समझ रहे थे। देवराज चांद ने करीब 1 घंटा लगाया फीते से जमीन नापने और निशान लगाने में। इस दौरान हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी कभी आता रहा तो कभी जाता रहा। खुद को बेहद व्यस्त दर्शा रहा था वो। फिर देवराज चांद के कहने पर मजदूर बने भीम सिंह और रूपलाल ने फावड़े और कुदाल से नींव के लिए खुदाई शुरू कर दी। काम शुरू हो गया। देवराज चांद अन्य कमरों की खुदाई के निशान लगाता रहा। दीपा और पार्वती मजदूर महिलाओं की भांति एक तरफ बैठी थी। पास में टोकरे रखे थे। उनका काम खुदाई की मिट्टी को टोकरों में भरकर बाहर फेंकना था। पार्वती तो बकायदा बीड़ी फूकने लगी थी। भीम सिंह बार बार उखड़ी निगाहों से पार्वती को देखे जा रहा था, कुदाल चलाते हुए। निशान लगाने के बाद बतौर ठेकेदार देवराज चांद ने मजदूरों को बताया कि खुदाई किस तरफ से कहां कहां होनी है। इन सब कामों से निपटकर वो फारिग हुआ। वहां से पुलिस वाले आम आ जा रहे थे। प्रसाद सिंह जी, त्रिपाठी देवराज चांद से बोला, काम बढ़िया कीजिएगा। चिंता मत करें त्रिपाठी जी, देवराज चांद ने सस्ती सी सिगरेट सुलगाकर कस लिया। फिर मुस्कुराते हुए कह उठा, आप तो मेरे रिश्तेदार लगते हैं। आप बीच में हैं तो काम बहुत बढ़िया होगा, एकदम घर जैसा। तभी तो इस काम का ठेका मैंने आपको दिलवाया है। त्रिपाठी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि कील भी भीतर नहीं जाएगी, और लेंटर तो इतना ही बहुत है आपका कहना। ठेकेदार के अंदाज में देवराज चौंद कश लेता हुआ त्रिपाठी से बोला, त्रिपाठी साहब हमें एक कमरा खाली। हाँ हाँ, कमरा तो मैंने रात को ही खाली करवा दिया था, आइए देख लीजिए। हवलदार त्रिपाठी देवराज चौहान को लेकर 6 में से 1 उसी कमरे की तरफ बढ़ा जिसके लिए देवराज चौहान ने कल त्रिपाठी से कहा था। दरवाजा बंद था, बाहर से सिटकनी लगी हुई थी, जिसे हटाकर त्रिपाठी ने दरवाजे के पल्ले खोले। फिर देवराज चौहान के साथ भीतर प्रवेश कर गया। ये 10 बाई 12 का सामान्य कमरा था। कमरा लगभग खाली था। वहां लकड़ी की पुरानी कुर्सी मेज ही मौजूद थी। त्रिपाठी के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए थे। वो व्याकुल सा नजर आने लगा था। इस कुर्सी टेबल को बाहर निकालना चाहो तो बेशक निकाल देना, बेकार पड़ी है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसकी खोजपूर्ण दृष्टि हर तरफ घूम रही थी। मुझे लग रहा है ये भारी खतरे का काम है। त्रिपाठी के होंठों से सूखा स्वर निकला। यहाँ अक्सर पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। अगल बगल के कमरों में भी कोई ना कोई तो पुलिस वाला मौजूद रहता ही है।
जरा सी आहट भी उन लोगों को शक में डाल सकती है, और कोई भी पुलिस वाला कभी भी इस कमरे में आ सकता है, झांक सकता है। सारा मामला चौपट हो सकता है। देवराज चांद ने कश लेकर त्रिपाठी को देखा। बैंक में सोना आने को अभी 11 दिन बाकी है त्रिपाठी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। इतने दिनों में हम आराम से अपनी मनपसंद का काम बिना किसी को खबर लगे कर सकते हैं। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। और अगर इस दौरान किसी पुलिस वाले ने कमरे के भीतर झांक लिया तो? तब तो ये सब चिंता तुम हमारे लिए छोड़ दो। तुम्हारे सुपुर्द जो काम है, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दो। वैसे यहाँ से बैंक जाने के लिए रास्ता कहाँ से, कैसे निकालोगे? देवराज चांद ने कठोर निगाहों से त्रिपाठी को घूरा। त्रिपाठी, ज्यादा बीच में घुसने की चेष्टा मत करो। मेरे काम में दखल देने की चेष्टा मत करो। त्रिपाठी सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। ये मजदूर कौन है जिसे तुमने हमारे साथ लगाया? देवराज चांद ने पूर्व लहजे में पूछा। त्रिपाठी ने जवाब नहीं दिया। मुंह से फूटा नहीं जाता कि वो तुम्हारी बीवी है? तुम्हें कैसे मालूम? हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी हड़बड़ाया। मैंने तुम्हारी बीवी को तब देखा था जब तुम्हें लेने तुम्हारे घर के बाहर आया था। तब दरवाजा बंद करते उसने मेरे को देखने की पूरी कोशिश की थी। उसने देखा ना या नहीं, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से देख लिया था। देवराज चांद की एकटक निगाह त्रिपाठी के चेहरे पर थी। अब तुम्हारी बेबी मजदूरनी बनी हुई है, लेकिन मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खा रही। त्रिपाठी के होंठों से गहरी सांस निकल गई। मान गए? देवराज चांद की निगाह त्रिपाठी पर टिकी रही। वो मेरी बीवी ही है। देवराज चांद को खामोश पाकर त्रिपाठी ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन उसके कारण तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका अनाड़ीपन कभी भी सब कुछ खत्म कर सकता है। देवराज चांद ने दांत भींचकर कहा। ऐसा नहीं होगा। त्रिपाठी ने सिर हिलाया। वो बहुत समझदार है। मेरे से शादी करने से पहले वो जालसाजी का धंधा किया करती थी। ये तो मेरी समझदारी रही कि मैं उससे शादी करके उसे ठीक राह पर ले आया। देवराज चांद त्रिपाठी को देखता रहा। जब तुम मेरी पत्नी को पहचान ही गए हो तो एक बात ध्यान में रखना। काम खत्म होने के बाद मेरा 1 करोड़ मेरे बीवी के हवाले कर देना। वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। त्रिपाठी ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चांद ने सिर हिला दिया। चलो बाहर। देवराज चांद और त्रिपाठी उस कमरे से बाहर निकले। भीम सिंह और रूपलाल दिलो जान से नींव खोदने में लगे हुए थे। ए, इधर आओ। देवराज चांद ठेकेदार वाले अंदाज में पार्वती और दीपा से बोला। ये सारा फालतू सामान उस कमरे में रखो। देवराज चांद पावड़े, कोदाल और छोटे मोटे अन्य सामान की तरफ इशारा करके बोला। कमरे में कुर्सी टेबल टूटे नहीं, नहीं तो पुलिस वाले साहब गुस्सा करेंगे। रात को खाना वगैरह बनाने के लिए बाहर ही ईंटें रखकर चूल्हा जला लेना। दोनों फौरन सिर हिलाती हुई खड़ी हो गई। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो इन पुलिस वाले साहब जी से कह देना। डरना नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। जी हुजूर, पार्वती ने कहा और बीड़ी फेंक कर कमरे की तरफ बढ़ गई। दीपा उसके पीछे। कमरे में मौजूद टेबल कुर्सी निकालकर उन लोगों ने एक तरफ रखी और अपना मजदूरों वाला सामान भीतर रखने लगी। खुदाई से निकली मिट्टी कहाँ फेंकनी है त्रिपाठी साहब, इन्हें बता देना। पुलिस स्टेशन के सामने की तरफ ही ढेर लगाना पड़ेगा फुटपाथ पर, मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ रोकते हैं हम। अच्छा, कहानी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया, जो हालांकि हमें इस बात का इशारा तो पिछले एपिसोड्स में मिल चुका है। त्रिपाठी की बीवी त्रिपाठी से वफा नहीं करने वाली। क्या लगता है आपको? मतलब, हालांकि त्रिपाठी ने चलो मान लिया कि उसने धक्के से शादी की है ना, लेकिन अब तो उनका एक बच्चा है। अब अगर वो उसको धोखा देके भाग जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि भाग जाएगी, उसके मन में यही है कि मैं 1 करोड़ रुपया पकड़ूं और त्रिपाठी मरे। इनफैक्ट वो तो इसे अपना बदला समझेगी त्रिपाठी से, कि जो त्रिपाठी ने जबरदस्ती उससे इस तरह शादी कर ली। मेरे ख्याल में तो ऐसा आदमी मूर्ख ही होगा जो किसी की मर्जी के बगैर उससे शादी कर ले। शादी जैसी चीज, यानी कैसे उसने ये सोच लिया कि किसी लड़की को इस दबाव में लेकर कि भाई तुम्हारा मैं ये काम ठीक करा दूंगा। खैर, होते हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग होते होंगे, क्या कह सकते हैं। हमने देखा ही है।
कुछ लोग पता नहीं क्या-क्या करते रहे हैं, कोई राशन कार्ड बनवाने के चक्कर में और कुछ। तो खैर, और बताइए, आपको लगने लगा है अब कि ये कामयाब हो जाएँगे? मुझे तो लगता है बहुत आसानी से हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक इस कहानी में जो बैंक के अंदर वाला सिस्टम है ना, वो नहीं समझ में आया। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मान लो दीवार में छेद किया, तो दूसरी तरफ बैंक में खुल जाएगा। यानी वो जो सोना आएगा वो किसी वॉल्ट-वूल्ट में ही रखा होगा। हालाँकि उन्होंने उसको ले रखा है भीम सिंह को साथ कि वो ताला खोल देगा। हुँ, देखते हैं क्या बनता है। आप लोग बताइएगा अपने विचार, कैसी लगी आपको कहानी ये? ठीक है? और इसके बाद हम इस कहानी का जो अगला भाग होगा, वो तो होगा आतंक का पहाड़। और उसके बाद हमारे एक मित्र हैं, मित्र यानी हमारे जो लिसनर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 6 करोड़ की डकैती की। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आतंक का पहाड़ के बाद 6 करोड़ की डकैती को लाइन में लगाएँ या किसी और कहानी को? क्योंकि जो मैंने पहले लिस्ट बनाई थी ना, मैं आपको बता दूँ, तो उसमें ये था, दौलत खतरे में थी, आतंक का पहाड़ था, फिर रॉबरी किंग था और फिर यारी दौलत से था, जो हमारी पहली, यानी ये हमारे शुरू के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी। तो आतंक का पहाड़ के बाद रॉबरी किंग या 6 करोड़ की डकैती, दोनों में से आप जो जिसको वोट देंगे, उसको हम लाइन में लगा लेंगे और फिर आतंक का पहाड़ के बाद रॉबरी किंग शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे। तब तक आप सब अपने भाई का मान बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट भी कीजिए। इस कहानी के 5वें भाग में मिलेंगे, तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं आपका दोस्त विक्रम बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ इस हमारे चैनल कहानी वार्ता को सुनने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।